Good morning, all student. Welcome to this psychology session. Chapter number 1, तहस, तवज्जा और इदराक। आज का हमारा टॉपिक है इदराक, जिसे गुजराती में कहते हैं प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में कहते हैं परसेप्शन। देखते हैं इदराक के मानी क्या होते हैं। इदराक के माने होते हैं आसपास के माहौल के जानिब बाहोश होने का अमल यानी इदराक। इदराक के माने क्या होते हैं कि हमारे आसपास में जो कुछ भी हो रहा है उससे बाहोश होने का अमल यानी इदराक। आम ज़बान में उसके कहें कि हमारे आसपास में जो कुछ भी हो रहा है उसके मुतालिक हमारा नज़रिया क्या है, वो है हमारा इदराक। दूसरे मानी में देखेंगे कि अलग अलग तहसात के मानी के ज़रिए अलग अलग तहसात के ज़रिए मानी अखज़ करना यानी इदराक। हमने तहस में पढ़ा कि हवासे खमसा के ज़रिए अलग अलग तहस का एहसास होता है, तो वो एहसासों के ज़रिए हमें किस बात का एहसास हो रहा है उसके मानी अखज़ करना वो कहलाता है हमारा इदराक। और उसके बाद हमारे आसपास में जो कुछ भी हो रहा है तो आसपास के माहौल के जानिब बाहोश होने का अमल कहलाता है इदराक। देखते हैं हम इदराक की तारीफ़। इदराक की तारीफ़ में पहली तारीफ़ बताएं कॉलिंस और ड्रेवर ने। कॉलिंस ड्रेवर के मुताबिक तहसात के ज़रिए हवासों पर असर अंदाज होने वाले किसी भी मादे या सूरत हाल का बरवक्त इल्म यानी इदराक। कॉमिन्स और ड्राइवर क्या कहते हैं कि हवासो खमसा के ज़रिए जो हमारे हवासे खमसा आँख, कान, नाक, ज़बान, जिल्द, इन पांचों हवासे खमसा के ज़रिए हवासों पर असर अंदाज होने वाले किसी भी सूरत हाल का बरवक्त इल्म यानी इदराक। यानी इन हवासे खमसा के ज़रिए हमें जो कुछ भी इल्म होता है वो हमारा इदराक कहलाता है। इन हवासे खमसा के हमें तहस का एहसास होगा, वो हमारे माइंड तक पहुँचेगा। एहसास हुआ उसके बाद उसके मुतालिक हमें क्या इल्म हो रहा है, क्या नज़र आ रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, उसके मानी क्या है, ये क्या कहलाएगा हमारा इदराक। उसके बाद हम दूसरी तारीफ़ देखते हैं हीलगार्ड और इट्सिंग की। हीलगार्ड के मुतालिक इदराक एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम अपने माहौल के मुहिजात की तर्ज की और तंजीम की तशरीह करते हैं। हीलगार्ड क्या कहते हैं तारीफ़ में कि इदराक एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम अपने माहौल के मुहिजात की तर्ज की तंजीम और तशरीह करते हैं। यानी कि हमारे माहौल में के मुहिजात के ज़रिए जो कुछ भी हो रहा है तो उसकी तशरीह करना, उसके मुतालिक मालूमात हासिल करना, उसे जानने का, उसके सही मानी अखज़ करना कि हमें क्या नज़र आ रहा है। जैसे आप तस्वीर में देख रहे हो कि एक आदमी कह रहा है कि जो नीचे है वो 9th है, दूसरी लड़की कह रही है वो 6 है। मतलब अपना अपना नज़रिया है कि वो उसे क्या देखते हैं। किसी को 9 की शक्ल में नज़र आ रहा है, किसी को वो 6 की शक्ल में नज़र आ रहा है। ऐसी माहौल में बहुत सारे मुहिजात होते हैं जिसे हम देखते हैं तो अपने अपने नज़रिए के मुताबिक वो हमें चीज़ें नज़र आती है, वो है हमारा इदराक, हमारा नज़रिया, हमारा इदराक कहलाता है। इसी तरह माहौल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो अपने अपने नज़रिए से हमें अलग अलग नज़र आती हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल आपको बताऊँ कि एक पानी का गिलास अगर भरा है, आधा गिलास भरा है और हम किसी को कहें क्या तुम्हें क्या नज़र आ रहा है, तो सबका अपना अपना नज़रिया होगा। कोई कहेगा पानी ये आधा गिलास भरा है और कोई कहेगा ये आधा गिलास खाली है। तो ये अपने अपने नज़रिए की बात है कि किसी को पानी आधा भरा नज़र आएगा, किसी को खाली नज़र आएगा। ऐसे माहौल में बहुत सारे मुहिजात होते हैं जो अपने अपने नज़रिए से हमें नज़र आते हैं और हम उसके मानी अखज़ करते हैं, वो हमारा इदराक कहलाता है। उसके बाद आता है इदराक में तंजीम। इदराक में तंजीम यानी प्रत्यक्षीकरण में संगठन।
इदराक में तंजीम की अहमियत। इदराक में तंजीम को समझे तो मादे का एक इकाई इज्तिमा की सूरत में एहसास और तशरीह करे, वो इदराक की तंजीम है। क्या कह रहा है इदराक की तंजीम में कि इदराक में तंजीम की अहमियत है कि मादे का एक इकाई या इज्तिमा की सूरत में एहसास और तशरीह करे, वो इदराक की तंजीम है। यानी कोई भी चीज़ की हम तशरीह करते हैं तो उस तंजीम की शक्ल में अगर करते हैं, हम एक इज्तिमा की शक्ल में करते हैं तो वो इदराक में तंजीम आ। या कोई भी चीज़ है हमें अकेले नज़र लेकिन इज्तिमाई तौर पर वो चीज़ें नज़र आ रही है या हम उसकी तशरीह उसी तरह से करते हैं, तंजीम के तौर पर उसकी तशरीह करते हैं, उसका एहसास करते हैं, तो वो इदराक की तंजीम कहलाएगी। उसके बाद आता है हमारा इदराक में तंजीम के उसूल। प्रत्यक्षीकरण संघटन नियमों। अक्सर बोर्ड में ये सेक्शन डी में हर साल पूछाता ही है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है प्रत्यक्षीकरण संघटन नियमों, इसीलिए आप सभी इसको ध्यान से समझिए। इदराक में तंजीम के उसूल। इदराक में तंजीम के 4 उसूल बताए हैं। पहला है यकसानियत, दूसरा है कुराबत, तीसरा है शमूलियत और चौथा है तकमीलियत। पहले इदराक देखा हमने, इदराक के मानी देखे कि हवासे खमसा के ज़रिए जो कुछ भी हमें जो चीज़ का बर वक्त इल्म होता है, जिसका हम बाहोश होने का अमल है, आसपास के माहौल के मुहिजात बाहोश होने का अमल, वो हमारा इदराक है। यानी जो कुछ भी माहौल में हो रहा है तो उसके मानी अखज़ करना, उसकी तशरीह करना, वो हमारा इदराक है। फिर इदराक को किसी भी तंजीम की शक्ल में उस चीज़ का इदराक करना, वो इदराक में तंजीम है। अब इदराक में तंजीम के उसूल बनाए गए हैं, तो उसमें 4 उसूल हैं। पहला है यकसानियत, दूसरा है कुराबत, तीसरा है शमूलियत और चौथा है तकमीलियत। अब इसे हम तफसील से समझेंगे। पहला है यकसानियत, जिसे गुजराती में कहते हैं समानता। सबसे पहले हम देखेंगे यकसानियत। यकसानियत में आया है कि तभी तौर पर यकसा हो ऐसे मुहिजात बाहमी तौर पर मुनज़्ज़म होकर मखसूस ग्रुप बनाते हैं। मुहिजात के दरमियान यकसानियत कद, शक्ल, शिद्दत या वस्फ़ के से मुंसलिक हो तो एक मखसूस ग्रुप बनाते हैं। जैसे आपको शक्ल में नज़र आ रहा होगा कि अगर कोई स्कूल में कोई अलविदा प्रोग्राम रखा हो, फेस्टिवल रखा हो या कोई भी पार्टी वगैरह रखी हो, तो सब ने अलग अलग, एक तस्वीर में आपने देखा सब ने अलग अलग ड्रेसेस पहन के आए हैं। अगर उसी पार्टी में किसी एक ग्रुप ने, स्कूल के एक ग्रुप ने यकसा ड्रेस पहनकर आए हो, सेम कलर, सेम डिज़ाइन, सेम पैटर्न पहनकर आए हो, तो सबकी नज़र किस पर जाएंगी? उन यकसा ग्रुप की तरफ। इसीलिए वो सबसे अलग उभर के आते हैं। यानी पूरे एक ग्रुप में एक पार्टी रखी, सबने अलग अलग ड्रेस पहन के, लेकिन किसी एक ग्रुप ने यकसा ड्रेस पहन कर आए तो पूरी पार्टी में सबसे अलग ये उभर कर आएंगे। तो ये क्या कहलाती है? यकसानियत। उसके बाद हम देखते हैं कि शक्ल में बताई गई कि दायरे और मुसल्लस। दायरे और मुसल्लस वाली अलामत यकसानियत की वजह से मुनज़्ज़म होकर खड़ी सफ़ में नहीं उसके बजाय हमें आड़ी सफ़ में की शक्ल के तौर पर उभर कर आती है। यानी तुम्हें दायरे की शक्ल नज़र आ रही है, तो दायरे की शक्ल जो ये है, तो हमें खड़ी सफ़ में सब अलग अलग कलर के दायरे हैं, वाइट है, ब्लैक है, वाइट है, ब्लैक है, तो इसमें हमारी इतनी नज़र उभर कर नहीं आएंगी, इतनी नज़रिया उस पर नहीं जाएगा। लेकिन जब ये आड़ी लिटी है, सब यकसा नज़र आ रहे हैं, तो खड़ी के बजाय हमारी शक्ल, हमारा नज़रिया कहाँ पर जाएगा? कौन सी शक्ल उभर कर आ रही है? खड़ी। इसी तरह मुसल्लस में भी है
कि यहाँ पर आड़ी में अलग अलग है, एक दायरा है मुसल्लस है, दायरा है मुसल्लस, तो अलग अलग है, इसीलिए उस पर हमारी नज़र इतनी जल्दी नहीं जाएंगी, हमारा नज़रिया वहाँ नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर खड़ी लिट में मुसल्लस है, यकसानियत है, तो ये शक्ल अलग से उभर कर आएगी। तो वो होती है इदराक में यकसानियत के, इदराक के एक उसूल में यकसानियत, यानी जहाँ पर यकसानियत हो वहाँ पर हमारी नज़र जल्दी चली जाती है और हमें इदराक का एहसास होता है, इदराक का इल्म होता है। उसके बाद दूसरा उसूल है हमारा कुराबत यानी समीपता। कुराबत के मानी होते हैं करीब करीब होना, यक करीब, मकाम, आहद और वक्त के नज़रिए से बाहमी तौर पर दिए गए मुहिजात मुनज़्ज़म होकर मुकर्रर शक्ल उभारते हैं, जिसकी हम एक इकाई की हैयत में तशरीह करते हैं। क्या बता रहा है कि मकाम वक्त के नज़रिए से बाहमी तौर पर करीब करीब तरतीब दिए गए उससे रखे गए मुहिजात मुनज़्ज़म तौर पर एक शक्ल उभारते हैं, जिसकी हम इकाई की हैयत में तशरीह करते हैं। आपको शक्ल में नज़र आ रहा होगा कि एक दूसरे के करीब वाक़े लकीरें दो की जोड़ी की सूरत में हमारे सामने 3 के ग्रुप में नज़र आती है। वो कुराबती तरतीब का नतीजा है, यानी कि 2 की जोड़ी एक करीब करीब है तो हमें एक ग्रुप नज़र आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाती हूँ कि एक शक्ल में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पेनें पड़ी हैं, सब इधर उधर पेनें पड़ी है, तो हमारा नज़रिया इसके ऊपर इतना नहीं जाएगा, इसे हम कुराबत नहीं कह सकते। लेकिन दूसरी शक्ल में आप देख रहे होंगे कि 2 की जोड़ी में सब 2 के करीब रखिए, ये एक ग्रुप बनाए, 4 का ग्रुप बनाए, 4 के ग्रुप की शक्ल में हमें नज़र आ रहा है, तो ये क्या है? कुराबत, यानी कि करीब करीब होना और करीब करीब होकर एक शक्ल उभारना, वो कहलाता है, शक्ल उभर के आती है वो कहलाता है कुराबत। उसके बाद हम देखते हैं शमूलियत यानी सामाविकता। शमूलियत के मानी होते हैं एक दूसरे में समा जाना। तुम्हें शक्ल में नज़र आ रहा होगा, एक शक्ल में नज़र आ रहा होगा, तुम्हें ये देखकर क्या नज़र आ रहा है? अगर पहली शक्ल हमें देखते हैं तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर सिर्फ लाइन्स है, अलग अलग लाइन्स है, कोई रफ पेज पे अलग अलग लाइन्स हैं। अगर उसी लाइन्स को हम एक दूसरे में समाते हैं तो एक खूबसूरत शक्ल उभर कर आती है। एक पेज पर हमने देखा कि यहाँ पर ये सब अलग अलग ऐसे ही पड़ी है, अलग अलग मुहिजात के तौर पर बाहमी तौर पर पड़ी, लेकिन इसी को हम अगर बाहमी तौर पर एक दूसरे में समाते हैं तो वो एक खूबसूरत शक्ल उभर कर आती है। सीधी लकीरें अलग अलग शक्ल में होने के बावजूद भी किसी मखसूस तरीके से पेश किए जाए तो वो एक खूबसूरत शक्ल उभारते हैं। जैसे इस शक्ल में भी आपको नज़र आऊँगा कि अलग अलग तौर पर लकीरें ऐसे ही पड़ी है, एक साथ में मौजूद होने के बावजूद भी ये एक कोई शक्ल नहीं नज़र आ रही है, लेकिन इसी लकीरों को हमने एक दूसरे में समा दिए तो एक खूबसूरत शक्ल हमें नज़र आएंगी, तो वो कहलाती है शमूलियत। यानी अलग अलग मुहिजात होने के बावजूद भी अगर वो एक दूसरे में समा जाए तो एक खूबसूरत शक्ल उभर कर लाते हैं, वो हमारा इदराक है, वो हमारी शमूलियत है। उसके बाद आता है तकमीलियत यानी पूरकता। तकमीलियत यानी कि चंद मुहिजात के दरमियान बाहम गैर कामिलियत यानी खाली जगह होने के बावजूद शक्ल को मुकम्मल बंधी हुई या मानी खेज हैयत में देखना हमारा रुझान हमें मखसूस शक्ल की तशरीह करवाता है। आपको शक्ल देखकर समझ में आएगा कि शक्ल नंबर 1 में आपको नज़र आ रहा है कि खाली जगह होने के बावजूद भी इन गोल दायरे में खाली जगह होने के बावजूद भी कोई शक्ल हमें मुकम्मल तौर पर बनी हुई नज़र आ रही है। उसके मानी खेज हैयत में
देखने पर हमको एक शक्ल नज़र आ रही है। जैसे पहली शक्ल में हमें क्या नज़र आ रहा है, मुसल्लस नज़र आ रहा है, वहाँ पर मुसल्लस बना नहीं है, फिर भी हमें मुसल्लस नज़र आ रहा है। तो ये खाली जगह होने के बावजूद भी किसी शक्ल की हमें तशरीह होती है, वो हमारी तकमीलियत है। शक्ल नंबर 2 में आपको नज़र आ रहा है कि अलग अलग 5 दायरे बने हैं, तो उसके दायरे में हमें खाली जगह में क्या नज़र आ रहा है कि स्टार बना है। फिर वैसे ही शक्ल नंबर 3 में एक अलग अलग ब्लैक और वाइट के ज़रिए हमें एक वाइट शक्ल नज़र आ रही है, एक गेंद की बॉल की शक्ल नज़र आ रही है। इसे कहते हैं तकमीलियत कि चंद मुहिजात के दरमियान बाहम गैर कामिलियत या खाली जगह होने के बावजूद शक्ल को मुकम्मल बनी हुई या मानी खेज हैयत में देखना, हमारा रुझान हमें मखसूस शक्ल की तशरीह करवाता है। सफ़ेद शक्ल का मुसल्लस खींचा हुआ ना होने के बावजूद भी हमें 3 दायरों के तराशे हुए हिस्से मुरतब करने की वजह से हम इस मुसल्लस के तौर पर इदराक करते हैं ना। हमें नज़र आ रहा है ये कि यहाँ पर मुसल्लस की शक्ल नहीं है, फिर भी हम उसे मुसल्लस के तौर पर उसका इदराक करते हैं, वो हमारी तकमीलियत में आता है। इस तंजीमी और तशरीह में हमारा दिमाग गुमशुदा गायब मालूमात मिलाकर सफ़ेद मुसल्लस, स्टार या गेंद को मुकम्मल तौर पर इदराक कराता है, जो इदराक में तकमीलियत की ज़हनी रुझान को ज़ाहिर करता है। यानी कि कुछ मालूमात, कुछ चीज़ें ना होने के बाद भी हम उस चीज़ का इदराक करते हैं, वो हमारी तकमीलियत में शामिल होता है। इसी तरह हमें इदराक के मानी और इदराक की तंजीम के उसूल, जिसमें यकसानियत, कुराबत, शमूलियत और तकमीलियत, ऐसे 4 उसूल है जो हमें उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गए होंगे कि इदराक के मानी क्या होते हैं कि आसपास के माहौल के जानिब बाहोश होने का अमल या हवासे खमसा के ज़रिए हमें जो तहस होता है, उस तहस के मानी अखज़ करना, उसकी तशरीह करना, वो हमारा इदराक है। यानी कि जो कुछ भी माहौल में हो रहा है उसके मानी अखज़ करना, उसकी मालूमात हासिल करना, वो हमारा इदराक है।